कल्पना कीजिए, साल 1975, ओकिनावा, जापान। डॉक्टर माकोटो सुजुकी नाम के एक युवा हृदय विशेषज्ञ को अपने एक सहकर्मी से दिलचस्प फोन आता है। जो वो सुनते हैं उससे वे पूरी तरह चकित रह जाते हैं। एक ग्रामीण गांव में 90 के दशक की उम्र की एक महिला रहती है जो अपना दिन बागवानी में बिताती है, ऐसे ऊर्जावान अंदाज में जैसे वो अपनी उम्र से दशकों कम हो। डॉक्टर सुजुकी सशंकित हो जाते हैं। वे गांव की ओर रवाना होते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि शायद उन्हें कोई नाजुक सी महिला मिलेगी जो अपनी क्षमताएं बढ़ाकर बता रही हो। लेकिन इसके उलट वे एक ऐसी महिला से मिलते हैं जो इतनी सक्रिय और जीवन से भरपूर है कि वो उसके स्वास्थ्य में दिलचस्पी लेने पर सचमुच हैरान लगती है। उसे तो लगता ही नहीं कि वो किसी भी तरह असामान्य है। वो मुलाकात एक मोड़ बन जाती है। ये डॉक्टर सुजुकी को 5 दशकों तक फैली एक शोध यात्रा पर ले जाती है, जिसने मानव बुढ़ापे और स्वास्थ्य के बारे में उल्लेखनीय अंतर्दृष्टियां उजागर की। लेकिन इस कहानी को और भी रोचक बनाता है कि जब डॉक्टर सुजुकी ओकिनावा में असाधारण रूप से स्वस्थ बुजुर्गों का अध्ययन कर रहे थे, उसी समय एक अन्य जापानी वैज्ञानिक एक ऐसी खोज कर रहे थे जिसके लिए उन्हें अंततः नोबेल पुरस्कार मिला। डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी उस चीज की जांच कर रहे थे जिसे अधिकांश वैज्ञानिक महत्वहीन मानते थे, एक कोशिकीय प्रक्रिया जो बस साधारण सफाई जैसा लगती थी। लेकिन जो उन्होंने उजागर किया वो वास्तव में हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के सबसे महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक था। उन्होंने पाया कि हमारी कोशिकाओं में एक परिष्कृत पुनर्चक्रण प्रणाली होती है। वे क्षतिग्रस्त घटकों को तोड़ती हैं और उन सामग्री का उपयोग नई स्वस्थ संरचनाएं बनाने में करती हैं। ये प्रक्रिया केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में सक्रिय होती है, और उल्लेखनीय बात यह है, हम में से कई लोग अनजाने में रोजमर्रा की बिल्कुल सामान्य लगने वाली आदतों से इस लाभकारी प्रक्रिया को होने से रोक देते हैं। आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन शोधकर्ताओं ने क्या खोजा, और उससे भी अहम, आप अपने शरीर की प्राकृतिक रखरखाव प्रणालियों को कैसे समर्थन दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो दिन बताता हूं जिसने डॉक्टर ओसुमी के करियर को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1988 था। डॉक्टर ओसुमी माइक्रोस्कोप के नीचे यीस्ट खमीर कोशिकाओं को देख रहे थे और उनकी हताशा बढ़ती जा रही थी। महीनों से वे एक उलझन भरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रहे थे जहां कोशिकाएं मानो स्वयं के हिस्सों को खा रही थीं। उनके सहकर्मियों ने उनके काम को खारिज कर दिया, कहते कि वो कुछ तुच्छ चीज का अध्ययन कर रहे हैं, बस कोशिकीय कचरा प्रबंधन। लेकिन डॉक्टर ओसुमी को सहज बोध था कि कुछ और महत्वपूर्ण हो रहा है। उन्होंने विशेष यीस्ट कोशिकाएं बनाई और उन्हें पोषक तत्वों से वंचित किया, फिर ध्यान से देखा कि आगे क्या होता है। जो उन्होंने देखा वो असाधारण था। उनके माइक्रोस्कोप के नीचे कोशिकाओं के भीतर ऐसी संरचनाएं दिखीं जो छोटे छोटे सफाई दस्तों की तरह काम कर रही थी, क्षतिग्रस्त कोशिकीय घटकों को तोड़कर इस्तेमाल योग्य ऊर्जा और निर्माण सामग्री में बदल रही थी। उन्होंने ऑटोफेजी, शाब्दिक अर्थ स्वभक्षण, की खोज की। यह आपके शरीर की सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्रक्रियाओं में से एक है। ये प्रक्रिया सिर्फ कोशिकीय कचरा हटाने भर की नहीं है। इसे ऐसे समझे जैसे कोई नवीनीकरण टीम आपके कोशिकाओं के पुराने क्षतिग्रस्त हिस्सों को निकालकर उन्हें अधिक दक्षता से फिर से बनाती है। वैज्ञानिक समुदाय आश्चर्यचकित रह गया। इस बात के प्रमाण सामने थे कि हमारे शरीर में कोशिकीय नवीनीकरण और मरम्मत के अंतर्निहित तंत्र मौजूद हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण विवरण था, ये ऑटोफेजी मुख्यतः तब सक्रिय होती है जब आपका शरीर कुछ विशेष पर्यावरणीय स्थितियों को महसूस करता है, खासकर तब जब पोषक तत्व अस्थायी तौर पर कम उपलब्ध हों। डॉक्टर ओसुमी ने एक गहरी बात समझनी शुरू की। ओकिनावा की उस आबादी की पारंपरिक खाने की आदतें जिसे डॉक्टर सुजुकी अध्ययन कर रहे थे, स्वाभाविक रूप से इस कोशिकीय नवीनीकरण प्रक्रिया का समर्थन कर सकती थी। उधर ओकिनावा में डॉक्टर सुजुकी उस देखे सुने को भूल नहीं पा रहे थे। उन्होंने क्षेत्र भर में और अधिक बुजुर्ग निवासियों से मिलना शुरू किया, और जो कुछ उन्होंने दस्तावेज किया उसने उम्र बढ़ने के पारंपरिक विचारों को चुनौती दी। ये लोग केवल लंबा जीवन नहीं जी रहे थे, वे अपने 90 के दशक और उससे आगे तक जीवन की अद्भुत गुणवत्ता बनाए हुए थे। 90 वर्ष की आयु वाले लोग अब भी बागवानी और खेती कर रहे थे। शतायु लोग नाचते गाते समुदाय में सक्रिय रहते। उनका हृदय स्वास्थ्य कहीं कम उम्र के लोगों जैसा दिखता। उम्र संबंधी रोगों की दरें अन्य आबादियों के मुकाबले उल्लेखनीय रूप से कम थीं। उनका दृष्टिकोण दवाइयों या चिकित्सीय हस्तक्षेपों पर आधारित नहीं था, यह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में रचा बसा था, खासकर भोजन के समय के इर्द गिर्द। डॉक्टर
सुजुकी ने पाया कि वे कन्फ्यूशियस दर्शन में निहित एक प्राचीन सिद्धांत का अभ्यास करते थे, हारा हाचीबू। खाने से पहले वे चुपचाप खुद को याद दिलाते, लगभग 80% पेट भरने पर रुक जाना है। न पूरी तरह तृप्त, न बोझिल, बस आरामदेह तुष्टि तक। ये सरल लग सकता है, लेकिन डॉक्टर सुजुकी ने पहचाना कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण हो रहा था। पूरी तरह पेट भरने से पहले रुककर ये लोग ऐसी स्थितियां बना रहे थे जो कोशिकीय नवीनीकरण प्रक्रियाओं का समर्थन कर सकती थीं। उनकी कोशिकाएं पोषक उपलब्धता में हल्का सा उतार चढ़ाव अनुभव कर रही थीं, इतना कि रखरखाव और मरम्मत तंत्र सक्रिय हो, पर इतना नहीं कि तनाव या नुकसान हो। अपनी कोशिकाओं को एक फैक्ट्री की तरह समझिए। जब आप नियमित रूप से पूरी तृप्ति तक खाते हैं तो सारी कोशिकीय मशीनरी आने वाले पोषक तत्वों को प्रोसेस करने में व्यस्त रहती है। रखरखाव के काम की क्षमता सीमित रह जाती है। लेकिन जब आप एक हल्का विराम देते हैं, 80% पर रुकते हैं, तो आप कोशिकीय रखरखाव के लिए समय निकालते हैं। मरम्मत दल सफाई, ठीक ठाक और क्षतिग्रस्त हिस्सों को हटाने पर ध्यान दे सकते हैं। कहानी यहीं और रोचक हो जाती है। एक और उल्लेखनीय शख्सियत शामिल होती है, डॉक्टर शिगेआकी हिनोहरा, जो जापान में विख्यात चिकित्सक बने। ये केवल एक और शोधकर्ता नहीं थे, इन्होंने अपनी ही जिंदगी से इन सिद्धांतों का प्रदर्शन किया। 105 वर्ष की आयु तक सक्रिय रहे और चिकित्सा अभ्यास करते रहे। डॉक्टर हिनोहरा ने अपने करियर में एक महत्वपूर्ण समझ विकसित की। उन्होंने देखा कि जिन रोगियों को बड़े पाचन संबंधी मुद्दे होते थे, उन्हें शरीर भर में स्वास्थ्य समस्याएं रहने की प्रवृत्ति भी रहती थी। त्वचा पर उम्र के अधिक चिन्ह, ऊर्जा लगातार कम, प्रतिरक्षा कमजोर सी। इससे उन्होंने महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला, पाचन स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य से मूलभूत रूप से जुड़ा प्रतीत होता है। उन्होंने स्वस्थ दीर्घायु के लिए अपना दृष्टिकोण विकसित किया और वह आश्चर्यजनक रूप से सरल था। सुबह हल्का खाते, दोपहर में मामूली भोजन लेते और मुख्य भोजन शाम को। प्रमुख तत्व था शाम लगभग 6 बजे तक खाना समाप्त कर देना और फिर अगली सुबह देर तक, लगभग मध्य प्रातः तक, कुछ न खाना। इससे शरीर को लगभग 16 घंटे मिलते, जिनमें वो निरंतर पाचन के बजाय मरम्मत और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित कर सकता। परिणाम उल्लेखनीय थे। 100 वर्ष की आयु में भी डॉक्टर हिनोहरा क्लिनिक में रोगियों को देखते थे। 102 पर वे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके चिकित्सा व्याख्यान देते। उनका पेशेवर कार्यक्रम सक्रिय रहता और वे ऊर्जा से भरपूर और मानसिक रूप से तीक्ष्ण महसूस करने की बात कहते। पत्रकारों ने जब उनके तरीके के बारे में पूछा तो वे बस बताते, मैं हर रात शरीर को उसकी प्राकृतिक रखरखाव प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त समय देता हूँ। उधर एक और चिकित्सक ऐसे अवलोकन कर रहे थे जिन्होंने पाचन स्वास्थ्य की समझ को बदल दिया। डॉक्टर हिरोमी शिन्या, जापानी अमेरिकी डॉक्टर जिन्होंने पाचन तंत्र की जांच की अभिनव तकनीकें विकसित की। अपने करियर में जो उन्होंने देखा वो ज्ञानवर्धक था। 30 वर्षों में 3 लाख से अधिक रोगियों के पाचन तंत्र की जांच करने के बाद वे अक्सर केवल पाचन तंत्र देखकर किसी व्यक्ति की समग्र स्वास्थ्य स्थिति का अनुमान लगा लेते थे। जो लोग मुख्यतः प्रोसेस्ड खाद्य, बहुत मात्रा में मांस और डेयरी लेते थे, उनमें पाचन तनाव और क्षति के दृश्य संकेत दिखते, जबकि पारंपरिक जापानी आहार का पालन करने वालों के पाचन तंत्र अधिक स्वस्थ और युवावत दिखते। पर जिसने उनका ध्यान बांधा वो एक विशेष पैटर्न था। सबसे स्वस्थ पाचन तंत्र उन्हीं लोगों के थे जो नियमित रूप से शरीर को भोजन से लंबे विराम देते थे। वे कोई जटिल डाइट नहीं अपना रहे थे, न महंगे सप्लीमेंट, बस पूर्वजों की तरह स्वाभाविक ढंग से संक्षिप्त भोजन विंडो में खाते और बीच में विस्तारित उपवास अवधि रखते। डॉ शिन्या ने समझा कि लगातार खाते रहना पाचन तंत्र को उसकी मरम्मत प्रक्रियाएं पूरा करने ही नहीं देता, मगर जब आप 14-16 घंटे तक पाचन से आराम देते हैं तो लाभकारी बदलाव होते हैं। आंतों की परत की कोशिकाएं अधिक प्रभावी ढंग से पुनर्जनन करती हैं। यकृत, लिवर अपनी डिटॉक्स प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान दे सकता है। पूरा सिस्टम मरम्मत और रखरखाव की ओर अधिक संसाधन मोड़ सकता है। अब यही खोजें व्यावहारिक उपयोग में आकर एक बिंदु पर मिलती हैं। डॉ ओसुमी के नोबेल विजेता शोध ने दिखाया कि ऑटोफेजी यूं ही बेतरतीब सक्रिय नहीं हो जाती। इसके सक्रिय होने का एक विशिष्ट विंडो है। अधिकांश लोग मानते हैं कि यह मुख्यतः नींद के दौरान होता है, पर यह केवल आंशिक रूप से सही है। सबसे तीव्र सक्रियता रात के उपवास के अंतिम घंटों में होती है, जब शरीर 12-16 घंटे तक भोजन से दूर रहा हो। तब आपके कोशिकीय नवीनीकरण तंत्र सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
आधुनिक खाने के पैटर्न की चुनौती यह है कि हम अक्सर इस प्रक्रिया को तब बाधित कर देते हैं जब यह अपने चरम लाभ पर पहुंचने ही वाली होती है। हम जागते ही तुरंत खा लेते हैं, ऐसे संकेत भेजते हैं मानो कह रहे हों रख रखाव रद्द, नए पोषक तत्व आ रहे हैं। ओकिनावा के शतायु लोगों ने एक अलग तरीका अख्तियार किया। उन्होंने इस लाभकारी विंडो को बढ़ाया, कभी कभी 16, यहाँ तक कि 18 घंटे तक। इस दौरान उनकी कोशिकाएं केवल टिकी नहीं रहीं, वे सक्रियता से मरम्मत, पुनर्निर्माण और मजबूती कर रही थीं। डॉ सुजुकी ने अपने शोध में एक और रोचक अवलोकन किया। ओकिनावा के शतायु लोग केवल छोटे हिस्से नहीं खाते थे, वे अन्य जापानी आबादी की तुलना में अलग खाद्य भी खाते थे। जहां जापान का अधिकांश हिस्सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट के रूप में सफेद चावल पर निर्भर था, वहीं ओकिनावन बैंगनी शकरकंद खाते थे। यह संयोग नहीं था, इन शकरकंदों में लाभकारी यौगिक प्रचुर होते हैं और इनका ग्लाइसेमिक प्रभाव कम होता है, यानी रक्त शर्करा और इंसुलिन में तेज उछाल नहीं आता। इससे वे चयापचय मेटाबॉलिक स्थितियां बनी रहती हैं जो कोशिकीय नवीनीकरण का समर्थन करती हैं। ऊर्जा स्थिर मिलती है और शरीर मरम्मत के अनुकूल अवस्था में रहता है। शकरकंद तो एक तत्व था। डॉ सुजुकी ने दर्ज किया कि ये शतायु लोग अपने भोजन को करेला, विभिन्न समुद्री शैवाल, सीवीड, टोफू और इंद्रधनुषी रंगों की सब्जियों से भर देते थे। प्रत्येक खाद्य कोशिकीय स्वास्थ्य के समर्थन में कुछ मूल्यवान जोड़ता था। करेले में रक्त शर्करा नियंत्रित करने वाले यौगिक, सीवीड में वे खनिज जो शरीर की प्राकृतिक डिटॉक्स प्रणालियों का समर्थन करते हैं, रंग बिरंगी सब्जियों में सुरक्षात्मक एंटीऑक्सीडेंट। एक बात जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, ये शतायु लोग केवल क्या खाते हैं इस पर ही नहीं, बल्कि क्या पीते हैं इस पर भी चिंतनशील थे। डॉ सुजुकी ने देखा कि उनके कई सबसे स्वस्थ प्रतिभागियों की धीमी सधी हुई चाय रस्में होती थीं जो घंटों चलती। ये केवल विश्रांति नहीं थी। जो चाय वे चुनते, जैस्मीन, ग्रीन टी और विशेष ओकिनावन मिश्रण, उनमें ऐसे यौगिक होते जो कोशिकीय स्वास्थ्य का समर्थन कर सकते हैं। ग्रीन टी के पॉलीफेनॉल उदाहरण के लिए एंटीऑक्सीडेंट गुण रखते हैं जो कोशिकाओं की रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा दिन भर धीरे धीरे चुस्कियां लेने की आदत स्वाभाविक रूप से हिस्से पोर्शन पर नियंत्रण में मदद करती है। जब आप सजगता से चाय पीते हैं तो अनजाने में खाने की प्रवृत्ति घटती है। इसी तरह वे अपने भोजन पैटर्न को स्वाभाविक रूप से बेहतर बनाते। डॉ हिनोहरा ने अपने सुबह के भोजन के लिए एक विशिष्ट तरीका विकसित किया जिसने उनकी दिन शुरुआत बदल दी। भरा पूरा नाश्ता करने के बजाय वे ताजा सब्जियों का जूस, आमतौर पर गाजर या सेब का, हल्की सी जैतून तेल की मात्रा के साथ लेते। यह केवल पोषक तत्व लेने के लिए नहीं था। जैतून तेल प्राकृतिक शर्करा के अवशोषण को धीमा कर देता, जिससे तेज इंसुलिन प्रतिक्रिया रुकती। सब्जी जूस रात भर मरम्मत पर केंद्रित रहे पाचन तंत्र को बिना बोझिल किए आवश्यक पोषक देता। मुख्य तत्व था समय। वे बस थोड़ी मात्रा पीते, फिर कोई ठोस चीज खाने से पहले लगभग 20 मिनट प्रतीक्षा करते। इससे शरीर को उपवास स्थिति से भोजन स्थिति में धीरे धीरे और सहजता से संक्रमण करने का समय मिल जाता। संभवतः दोनों चरणों के लाभ अधिकतम होते। डॉ सुजुकी, डॉ हिनोहरा और डॉ शिन्या, इन तीनों ने अपने अपने स्वतंत्र शोध से यही पाया कि टाइमिंग स्वास्थ्य के लिए अत्यंत मायने रखती है। मानव शरीर स्वाभाविक लयों रिद्म पर काम करता है, जिसमें खाने और न खाने की आवधिक अवधि अपेक्षित है। जब हम लगातार खाना खाकर इन लयों को बिगाड़ते हैं तो हम उन तंत्रों में दखल दे सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बने हैं। जो पैटर्न उन्होंने पहचाना वह कुछ यूं दिखता है। अपना अंतिम भोजन शाम जल्दी लगभग 6-7 बजे तक समाप्त करें। बिस्तर पर आरामदेह पर पूर्ण तृप्त नहीं होकर जाएं। सुबह उठने पर अपने पहले भरपूर भोजन से पहले कम से कम 12 घंटे और आदर्शतः 16 घंटे का अंतर रखें। इस विंडो में आपके कोशिकीय रखरखाव तंत्र सबसे प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। क्षति का समाधान, डिटॉक्स का समर्थन और कोशिकीय संरचनाओं का पुनर्निर्माण। जो इस तरीके को ट्रेंडी फास्टिंग डाइट्स से अलग करता है
वह इसकी अंतर्निहित दर्शन है। यह कठोर प्रतिबंध या अतिरेक के बारे में नहीं, बल्कि शरीर की प्राकृतिक लयों के साथ सामंजस्य में काम करने के बारे में है, ठीक वैसे जैसे ओकिनावा के शतायु लोग पीढ़ियों से करते आए हैं। एक महत्वपूर्ण बात, डॉ सुजुकी के अधिक हालिया शोध दिखाते हैं कि युवा ओकिनावन अपनी दीर्घायु लाभ खो रहे हैं। जैसे जैसे उन्होंने पश्चिमी खाने के पैटर्न, प्रोसेस्ड खाद्य, बार बार स्नैकिंग, देर रात खाना अपनाए, उनके स्वास्थ्य परिणाम पश्चिमी आबादी जैसे होने लगे। इससे साफ दिखता है कि केवल जेनेटिक्स दीर्घायु तय नहीं करते। शतायु लोग मुख्यतः किसी विशेष जीन की वजह से नहीं, बल्कि विशिष्ट जीवन शैली अभ्यासों की वजह से लंबा और स्वस्थ जी रहे थे। जब अभ्यास बदलते हैं, नतीजे भी बदलते हैं, लेकिन यही बात उम्मीद भी देती है, यदि पश्चिमी आदतें दीर्घायु लाभ घटा सकती हैं, तो शतायु आदतें अपनाना बेहतर स्वास्थ्य परिणामों का समर्थन कर सकता है। आपके कोशिकीय रखरखाव तंत्र मौजूद हैं, उचित परिस्थितियां मिलने पर वे सर्वश्रेष्ठ ढंग से काम करने को तत्पर रहते हैं। आप इस बुद्धि को कैसे अपनाएं? इन अग्रणी वैज्ञानिकों के 5 दशकों के शोध के आधार पर यहाँ एक क्रमिक तरीका है जिससे आप अपने शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समर्थन दे सकते हैं। पहला सप्ताह, हारा हाची बू का अभ्यास शुरू करें। हर भोजन पर तब विराम दें जब आपको लगभग 80% तृप्ति महसूस हो। यह किसी सटीक माप की बात नहीं, अपने शरीर के संकेतों के प्रति अधिक जागरूक होने की बात है। आपको संतुष्ट महसूस होना चाहिए, पर बोझिल या उनिंदा नहीं। दूसरा सप्ताह, रात के उपवास की अवधि धीरे धीरे बढ़ाएं। अपने अंतिम भोजन और अगले दिन के पहले भोजन के बीच 12 घंटे से शुरू करें। यदि आप शाम 7 बजे डिनर समाप्त करते हैं, तो सुबह 7 बजे खाएं। जब यह सहज और टिकाऊ लगे तो इसे 14 घंटे तक बढ़ा सकते हैं, फिर संभावित रूप से 16 तक। हमेशा अपने शरीर की सुनते हुए और किसी भी चिकित्सीय स्थिति में अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से सलाह लेकर। तीसरा सप्ताह, अपनी सुबह की दिनचर्या में बदलाव पर विचार करें। उठते ही ठोस भोजन खाने के बजाय ताज़ा सब्जी जूस या हर्बल टी से शुरुआत करें। लगभग 20 मिनट प्रतीक्षा करें, फिर सब्जियों, स्वस्थ वसा और गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन पर केंद्रित हल्का पोषक भोजन लें। चौथा सप्ताह, अपना मुख्य भोजन ओकिनावन मॉडल पर अनुकूलित करें। इसे रंग बिरंगे संपूर्ण खाद्यों का उत्सव बनाएं। बैंगनी शकरकंद, पत्तेदार साग, सीवीड, टोफू और इच्छानुसार मछली या अन्य लीन प्रोटीन की सीमित मात्रा। हल्दी, अदरक और लहसुन जैसे मसालों से स्वाद दें, जो स्वयं लाभकारी गुण रखते हैं। जैसे जैसे आपके कोशिकीय रखरखाव तंत्र को बेहतर समर्थन मिलता है, आप क्या नोटिस कर सकते हैं? परिवर्तन अक्सर धीरे धीरे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे डॉ सुजुकी ने अपने शतायु प्रतिभागियों में देखा। पहले सप्ताह में, खासकर दोपहर बाद, ऊर्जा में सुधार महसूस हो सकता है। जैसे जैसे आपका शरीर अधिक प्राकृतिक लेयों में सेट होता है, नींद गहरी होने लगती है। हफ्ते 2-4 के बीच मानसिक स्पष्टता में उल्लेखनीय सुधार दिख सकता है। दोपहर की ब्रेन फॉग गायब सी हो सकती है। त्वचा अधिक साफ और दमकती दिख सकती है। बिना बड़े वजन परिवर्तन के भी कपड़े ढीले लग सकते हैं, क्योंकि शरीर अधिक दक्ष होता जाता है। महीने 2-6 के बीच अधिक ठोस बदलाव दिखते हैं। प्रतिरक्षा मजबूत हो सकती है। छोटे मोटे दर्द, असुविधाएं जो आप नॉर्मल मान बैठे थे, घट सकती हैं। लोग कह सकते हैं कि आप अधिक प्रफुल्लित या युवा दिख रहे हैं। ऊर्जा दिन भर अधिक स्थिर रह सकती है, न कि तीव्र उतार चढ़ाव के साथ। ये सब साझा करते हुए डॉक्टर माकोटो सुजुकी 92 वर्ष की आयु में भी अपना शोध जारी रखे हुए हैं। उन्होंने हाल ही में एक पारंपरिक 3 तार वाले वाद्य को सीखना शुरू किया, वही जिज्ञासा और सीखने का आनंद जो उनके करियर भर अध्ययन किए गए शतायु लोगों की पहचान रहा है। डॉक्टर ओसुमी के नोबेल विजेता शोध ने हजारों अनुवर्ती अध्ययनों को प्रेरित किया, सब उसी बात का समर्थन करते हुए जो दशकों पहले उन्होंने उन यीस्ट कोशिकाओं में देखी थी। आपके शरीर में नवीनीकरण और मरम्मत की अद्भुत क्षमता है, पर केवल तब जब आप उचित परिस्थितियां प्रदान करते हैं। इन जापानी अग्रदूतों की बुद्धि महंगे उपचारों या जटिल कार्यक्रमों में बंद नहीं, ये किसी के भी लिए सुलभ है, बशर्ते वो शरीर की प्राकृतिक लेयों के साथ काम करने को तैयार हो, उनके खिलाफ नहीं। आज रात जब आप सामान्य से थोड़ा पहले अपना अंतिम भोजन समाप्त करने पर विचार करें, तो याद रखें,
आप केवल खाने का समय नहीं बदल रहे, आप उन कोशिकीय नवीनीकरण प्रणालियों का समर्थन कर रहे हैं जो वर्षों, यहाँ तक कि दशकों से सही परिस्थितियों की प्रतीक्षा कर रही होंगी। आप उन परंपराओं से जुड़ रहे हैं जो दुनिया की सबसे दीर्घायु, सबसे स्वस्थ आबादियों की पीढ़ियों तक चली आ रही हैं। बेहतर स्वास्थ्य की आपकी यात्रा एक सरल चुनाव से शुरू होती है। अपने शरीर को स्वाभाविक रूप से मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्जनन के लिए पर्याप्त समय देना। नतीजे, जैसा कि हजारों ओकिनावन शतायु दिखाते हैं, सचमुच उल्लेखनीय हो सकते हैं। आपके शरीर में असाधारण क्षमताएं हर कोशिका में निहित हैं। कभी कभी सबसे शक्तिशाली काम जो आप कर सकते हैं, वो बस उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के फलने फूलने के लिए सही परिस्थितियां बनाना है।